नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप पहले 25 किस्तें सुन चुके हैं। अब 26वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। सलीम ने यही सोचते हुए पंडित कांता प्रसाद को फोन किया था। कांता प्रसाद के लिए उसका फोन स्वर्ग से आने वाले किसी पैगाम से कम नहीं था। जब उसने दूसरी तरफ राजकुमार की आवाज सुनी, पहले तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बहुत बर वक्त फोन किया आपने महाराज, कांता प्रसाद ने छुटते ही कहा। क्यों, क्या माल खत्म हो रहा है? उसने मुस्कुराते हुए फोन पर दरियाफ्त किया था। अरे आपके होते हुए कैसे मुमकिन है महाराज। दूसरी तरफ कांता प्रसाद ने बेशर्मी से दांत निकाले। वो आपसे मिले थे ना उस रोज ठाकुर जी के यहाँ, अश्विनी कुमार। उनका विवाह अगले हफ्ते होगा और उन्होंने ये शर्त रख दी है कि जब तक आप नहीं होंगे वो विवाह नहीं करवाएंगे। ठाकुर जी बड़े परेशान थे। मुझे कहा था कि आपको हर शर्त पर ढूंढ कर लाऊं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपने खुद ही दास को याद कर लिया, वरना मेरी कम बख्ती आ जाती। कांता प्रसाद ने अपनी बात मुकम्मल की। ठीक है, मैं 16 तारीख को आ जाऊंगा और हाँ, मुमकिन है मेरे साथ कोई मेहमान भी हो। ठाकुरों को ज्यादा खोज न करने देना। मेरी बात समझ गए हो ना? उसने कांता प्रसाद को समझा दिया था कि उसे जरूरत पड़ने पर क्या कहानी सुनानी है। शाम गए। जब वो घर वापस लौटा तो सुदर्शना को अपना मुंतजिर पाया। खैरियत, आज तुम कुछ जल्दी नहीं आ गई? उसने छुटते ही पूछा। बस यूं ही, अब काम में ज्यादा मन नहीं लगता। सुदर्शना ने बददिली से कहा था। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सुदर्शना ने फीकी सी मुस्कुराहट से खुद को नॉर्मल करना चाहा। देखो सुदर्शना, अब आज मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक एक आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनना। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी माँ बहुत महान औरत थी। तुम ऐसी बातों को मानोगी तो नहीं। यही वजह थी कि मैंने कभी तुम्हारे साथ इसलिए ये बात नहीं की। सुदर्शना, मेरी माँ पर देवी माँ बहुत मेहरबान थी। मेरी माँ को सारा गांव पूजता था और मेरी माँ को बहुत सी शक्तियां हासिल थीं। उसने कोई ऐसी शक्ति मुझे भी दी हुई है। कभी कभी मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जिसमें कोई अनहोनी सी बात कह जाता हूँ। तुम्हें शायद हैरानगी होगी कि इस मुल्क की एक बहुत बड़ी ठाकुर फैमिली मुझे अपना गुरु मानती है। और तुम्हारी इतला के लिए ये भी बता दूं कि तुम्हारे ही महकमे के एक अफीसर भी अपने मानने वाले हैं, जिनके विवाह पर हम दोनों अबूहर जा रहे हैं। तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और कुछ दिल बहल जाएगा। सुदर्शना, मुमकिन है अब ये बातें तुम्हें मजाक का हिस्सा मालूम हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले इसलिए बता दिया है कि तुम वहां जरूरत से ज्यादा हैरान न हो जाना। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो सुदर्शना को अपनी तरफ मुसलसल घूरते पाया। क्या देख रही हो? मेरे 4 कान लग गए हैं या आंखें 3 हो गई हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सोचती हूँ राज तुम कौन हो? कभी कभी मुझे बड़ी उलझन होने लगती है। इस रोज तुमने जब कहा था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कुदरत के इंतकाम से नहीं बच सकता, तो मुझे अजीब सा लगा कि तुम जैसा मॉडर्न और पढ़ा लिखा नौजवान ये कैसी बात कर रहा है। लेकिन कर्नल जोशी की मौत, खुदा की पनाह, मुझे अपने साथियों से इल्म हुआ कि वो बड़ी अजियतनाक मौत मरा है। उसे कत्ल करने वाला कोई जनूनी दिखाई देता था जिसने कर्नल को जिंदा जलाकर मार डाला। एजेंसी के लोग कहते हैं कि दूसरी तरफ से ये इंतकाम लिया गया है क्योंकि कर्नल जोशी ने पाकिस्तान में धमाकों का सिलसिला बहुत तेज कर दिया था। कभी कभी मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगता कि सिविलियन को ख्वाह अपने अंधे इंतकाम की भीड़ चढ़ाया जाए, लेकिन हमारा काम सिर्फ अहकामात की तामील करना है। कर्नल जोशी की मैं बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उस रोज उसने जब सरे महफिल मुझे इस तरह बेइज्जत किया तो मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। मैंने यही समझा था कि तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, लेकिन कर्नल जोशी वाकई मारा गया। उसने ये सारी बात बड़े अजीब से लहजे में कह दी थी। सुदर्शना, मुझे इल्म नहीं कि कर्नल कैसे मरा या उसे किसने मारा। जाहिर है ये सरकारी राज हैं और मैं सरकार दरबार के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन आज तुम्हें ये बता दूं कि जब कर्नल तुम्हारी बेबसी का नाजायज फायदा उठा रहा था तो मेरा मन चाहता था कि उसका खून कर दूं। उसने तुम्हारे साथ, खैर छोड़ो हम भी क्या किस्सा ले बैठे। बस मैंने तुम्हें यही कहना है कि कभी कभी मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है। इसे तुम कोई चक्करबाजी ना समझना। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सेकुलर आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये शायद मेरी माँ का कोई वरदान है जो मेरे साथ साथ लगा रहता है। सुदर्शना के लिए आज वो बिल्कुल नए रूप का राजकुमार दिखाई दे रहा था। ये बात तो उसने मान ली थी कि राजकुमार में कोई ऐसी शक्ति है जिसके बल बोते पर वो सबको फतह करना जानता है। उसने सुदर्शना को भी फतह कर लिया था, लेकिन आज राजकुमार ने जब ऑन रिकॉर्ड ये बात उसे बता दी तो सुदर्शना को भी इसकी बात मानना पड़ी थी। अच्छा महाराज, मैं तो पहले ही आपकी दासी हूँ और ये दासी तो। उसने राजकुमार की तरफ देखकर ऐसा फिल्मी पोज बनाया कि बेसाख्ता उसकी हंसी निकल गई। 3-4 रोज की छुट्टी ले लो। अगले ही रोज उसने सुदर्शना से कहा था। खैरियत? उसे कंधे उचकाते हुए पूछा। तुम्हें भगा कर ले जाना है। सलीम ने उसकी तरफ देखे बगैर टीवी पर नजरें जमाते हुए कहा। वाकई? इस मर्तबा सुदर्शना ने उसके कंधों पर बोझ डालकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा।
भाई तुम्हें बताया तो था कि कैप्टन अश्विनी कुमार की शादी पर जाना है, उसने टीवी बंद करते हुए कहा। ठीक है, जब आप कहें, जैसे आप चाहें, सुदर्शना ने कहा और एक फिल्मी धुन गुनगुनाने लगी। लाला द्वारकादास के लिए इन दोनों का आपस में घुल मिलकर रहना बायसे तशफी था। उसकी ख्वाहिश थी कि राज के साथ अपनी बेटी के हाथ जल्द से जल्द पीले करके उस सोने की कान पर मुस्तकिल काबिज हो जाए। सुदर्शना की ख्वाहिश पर उसने अपने तौर पर उसको राज से पुलिस में वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन ये बज़ाहिर इतना आसान नजर नहीं आता था। यही वजह थी कि उसने अपनी बेटी को बतौर खास नसीहत करते हुए कहा था कि वो अभी अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम का जिक्र किसी से न करे। अबूहा रेलवे स्टेशन से एक साइकिल रिक्शा के जरिए वो सीधा पंडित कांता प्रसाद के यहाँ चलाया था। उसके साथ एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को देखकर पंडित कांता प्रसाद की बाँछें खुल गई थी। धन भाग, उसने सुदर्शना के सरापे पर नजरें जमाते हुए कहा, जो हस्बे आदत अपने वजूद से बिल्कुल बेनियाज दिखाई दे रही थी। शुक्र है भगवान का कि महाराज को भी कुछ सुंदरी पसंद तो आई। उसने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बात कह दी, देखो पंडित जी, ज्यादा तारीफ करके इनका दिमाग खराब न करना। और हाँ, हम ठाकुरों के यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे यहाँ रहा करेंगे। मेरी बात समझ गए हो ना? सलीम ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई। मेरा सौभाग्य महाराज, लेकिन ठाकुर इसे मेरी गुस्ताखी समझकर मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। उन्हें मैंने आपकी आमद की तारीख से मुतल्ला नहीं किया। भगवान जाने मुझे इस जुर्म की क्या सजा मिलती है। पंडित कांता प्रसाद ने हाथ बांधते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं कह दूंगा तुम्हें इल्म नहीं था। बस एक बात का ख्याल रखना कि मेरे साथ ज्यादा हजूम न लगा देना, उसने पंडित से कहा। पंडित की तमाम दासियां उनकी खिदमत में जुट गई थीं और सुदर्शना के लिए इसका ये रूप वाकई चौंका देने वाला था, क्योंकि उसने यहाँ मंदिर में मौजूद तमाम लोगों की आंखों में राजकुमार के लिए अकीदत और मोहब्बत के दरिया मौजन देखे थे। इन्हें अभी वहां बैठे बामुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था जब हवेली से उनके लिए बुलावा आ गया। ठाकुर साहब को शायद उसकी आमद की इतला हो गई थी और उन्होंने फौरन दोनों को अपने हजूर तलब फरमाया था। ठाकुर के हुक्म को चंद मिनट के लिए भी नहीं टाला जा सकता था। इस तरह शायद बेचारे पंडित के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती। हवेली के दरवाजे पर ठाकुर ने खुद इनका इस्तकबाल किया था। शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका था और इस गली में मौजूद ठाकुरों की हवेलियां दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही थीं। बहुत इंतजार करवाया आपने महाराज, ठाकुर उसे देखकर गिला करने के अंदाज में बोला। ठाकुर साहब, आप ये देखिए कि मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने कहा था कि इस शुभ विवाह पर आऊंगा। जब भगवान ने इधर का हुक्म लगाया, मैं चला आया। अश्विनी कुमार जी कहाँ हैं? उसने ठाकुर से सुदर्शना का तारुफ करवाने के बाद कहा। उसे फोन कर दिया है, भागा आ रहा है। आपकी दुआ से कल ही उसे मेजर के कोर्स की ऑफर हो गई है और अब वो जल्दी मेजर बन जाएगा। ठाकुर ने ऐसी हकीकत से यह बात कही थी कि सुदर्शना ने चौंक कर सलीम की तरफ देखा था, जिसने उसकी तरफ देखते हुए ख्वामख्वाह आंख दबा दी। अभी इन्हें बहुत कुछ मिलेगा। ठाकुर जी महाराज, आपकी सुपुत्री की कुंडली उनके साथ ऐसी मिलाई है कि अब अश्विनी कुमार जी आगे ही आगे चलते जाएंगे, आगे ही आगे। बहुत भाग्यवान है आपकी सुपुत्री, जिस घर में भी जाएगी उसे 4 चांद लग जाएंगे, उसने ठाकुर से कहा, जिसकी गर्दन अब कुछ ज्यादा ही फूल गई थी। सुदर्शना के लिए यहाँ के बाज मनाजर तो चौंका देने वाले थे। इस तरह की हवेली उसने इससे पहले फिल्मों में देखी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों को राजकुमार में ऐसा क्या दिखाई दे गया है कि उन्होंने इसे देवता की तरह पूछना शुरू कर दिया था। ठाकुर खानदान की औरतें और मर्द इस तरह एहतरामन इसके सामने झुकते जा रहे थे जैसे वो इन सब का गुरु हो। सुदर्शना का तारुफ उसने यहाँ अपनी मंगेतर की हैसियत से करवाया था। यहाँ किसी को इस बात से दिलचस्पी नहीं थी कि वो कौन है और क्या करती है। दोनों हवेली के तारीखी ड्राइंग रूम में आरामदेह सोफों पर ढेर थे। ड्राइंग रूम की दीवारों पर जा बजा ठाकुरों के आबा व अजदाद की तस्वीर सजी हुई थी। उनके चेहरे से जलाल और कहीं कहीं दरिंदगी टपक रही थी और यूं लगता था जैसे अभी वो अपनी लंबी लंबी तलवारों समेत चौखटों से बाहर निकल आएंगे। करीबन आधे घंटे में उन्होंने दोनों के सामने अनवाओ इकसाम के खाने पीने की अशिया का ढेर लगा दिया था। मुअद्दब और बावर्दी बैरे चारों तरफ मंडलाते फिर रहे थे। दोनों के लिए इस पुरतकल्लफ और पुरतईश माहौल में खुद को एडजस्ट करना कारे दर्द था। थोड़ी देर बाद ही कैप्टन अश्विनी कुमार की सूरत दिखाई दी। वो इस तरह भागता हुआ उनकी तरफ आया जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ हो। उसकी शक्ल पर एक नजर पड़ते ही सुदर्शना ने उसे पहचान लिया था। ये उसकी पहली मुलाकात नहीं थी। मुमकिन है अश्विनी कुमार को याद न रहा हो, लेकिन सुदर्शना जानती थी कि दोनों मुतअद्दिद मर्तबा एक दूसरे से मिल चुके हैं। खुसूसन शिकारपुर के तरबीती मरकज में वो अक्सर कर्नल बख्शी के साथ, जिसका ताल्लुक रा की खसूसी ब्रांच OROS से था, आता रहा है। कैप्टन अश्विनी कुमार ने बड़ी अकीदत से सलीम का अपनी समत बढ़ा हुआ हाथ दोनों हाथों में थामा था और अब सलीम सुदर्शना से इसका तारुफ अपनी मंगेतर की हैसियत से करवा रहा था, जिसने एहतरामन अपनी दोनों एड़ियां जोड़ते हुए दायां हाथ उठाकर उसे जय हिंद कहा था। सर, आपने मुझे पहचाना या नहीं? सुदर्शना ने बिलाखिर कह ही दिया। कैप्टन अश्विनी कुमार ने लंबी हूं करते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। वैसे तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर जी चाहता है कि फौरन कह दूं हाँ,
मैं तो कई जन्मों से तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे गुरुजी का मामला भी है। शायद तुम कर्नल जोशी के ग्रुप। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। यस सर, सुदर्शना ने फौरन ही कह दिया। बहुत अफसोस हुआ, बड़े ग्रेट ऑफिसर थे कर्नल जोशी, अश्विनी कुमार ने कहा। ऑफ कोर्स सर, वो बहुत महान थे। सुदर्शना को बादल नख्वास्ता उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ी। उससे ज्यादा बातें दोनों ने अपने बिजनेस से मुतल्लक नहीं की थी। शायद उनके पेशे का तकाजा ही यही था कि वो इससे ज्यादा गुफ्तगू सरे महफिल ना करें। काफी देर तक इन लोगों ने सलीम को घेरे रखा। फिर अश्विनी कुमार उन्हें आराम करने के बहाने दूसरे कमरे में ले गया। उस कमरे में तीनों ही थे। कमरा बेडरूम से ज्यादा ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा था। महाराज, आपकी कृपा से एक अरसे से रुका मेरा मामला आगे बढ़ा है और अगले महीने में मेजर बन जाऊंगा, लेकिन ये व्हाइट फ्लावर भूल जाओ उसे। किसी महात्मा की तरह अपना दायां हाथ उठाते हुए सलीम ने अश्विनी कुमार की बात काट दी। फिर उसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए कहा, जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए नहीं होता। जो नाम आपने बताया है उसके सितारे बहुत मजबूत हैं।